हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। बहुत दिनों के बाद मैं ये आपके लिए वीडियो ला रहा हूँ। उसका रीज़न ये है कि मैं बहुत आजकल बिजी थोड़ा चल रहा था कॉलेज में, जिसके वजह से मैं वीडियो नहीं ला पा रहा था। अब मैं कोशिश करूँगा आप लोग के लिए 2 या 3 दिन के अंदर, 3-4 दिन के अंदर ही मैं आपके लिए वीडियो प्रोवाइड कर दूँ। और गर्मियों की छुट्टी के बाद मैं आज आपके सामने आ रहा हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप लोग जो पहले की तरह अच्छे से पढ़ाई करेंगे। ठीक है, आप लोग को जैसा कि मैंने बताया था कि मैं आप लोग को कक्षा 6 से आपको जो पढ़ाना स्टार्ट करूँगा, क्योंकि कक्षा 6 का जो साइंस का बुक है या फिर और भी सब्जेक्ट है, सभी इम्पॉर्टेंट है, लेकिन मैं आपको बोला था कि मैं साइंस का बुक को पढ़ाऊँगा। ठीक है, तो और भी सब्जेक्ट को अगर आप लोग कहेंगे तो ज़रूर पढ़ाएंगे। फ़िलहाल हम कक्षा 6 का जो पहला चैप्टर है हमारा, वो है भोजन के घटक। ये चैप्टर को पढ़ाने से पहले मैं आप लोग से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग के पास अगर बुक है, ठीक है, क्लास 6 का बुक है, तो क्लास 6 का बुक को अपने पास पहले रख ले, उसे अच्छे से खोल ले चैप्टर 1 को, तब पढ़ें। ठीक है, ये ज़्यादा अच्छा रहेगा। अगर आप अरेंज कर सकते हो उस बुक को तो ले आइए अपने पास, नहीं तो आप है जो ऐसे भी पढ़ सकते हो। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। मेरे पास भी बुक नहीं है, लेकिन मेरे पास पीडीएफ है, ठीक है, मोबाइल में, तो मैं पीडीएफ से पढ़ लूँगा। आप लोग है जो अपने बुक को अपने पास खोल कर पढ़िएगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो हमारा पहला चैप्टर को हम स्टार्ट करते हैं। और आप लोग को ये मैं बोल दूं कि गर्मियों की छुट्टी जब से हुई है, ठीक है, तब से मैं आपके लिए वीडियो नहीं ला पाया था, क्योंकि मैं आपको अभी बताया कि मैं बहुत बिजी था, तो इसकी वजह से मैं वीडियो नहीं ला पा रहा था। लेकिन अब मैं कोशिश करूँगा हमेशा 3 या 4 दिन के अंदर में मैं आपके लिए वीडियो प्रोवाइड करते रहूँ। तो आप लोग अच्छे तरीके से अपना पढ़ाई को करते रहिएगा। आप जिस भी वर्ग में हो उसका तो पढ़ाई करना ही है, साथ साथ में आप इधर भी पढ़ाई कर सकते हो। तो और साथ में आपको नोट्स भी बनाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पढ़ने से क्या होता है ना कि कभी कभी है ना, जो ठीक है माइंड में रखना अच्छी बात है, लेकिन कभी कभी वो माइंड से निकल भी जाता है। तो जब हम भूल जाए ना वो चीज़ को, तो रिवीजन करना बहुत ज़रूरी है। और आप लोग ये मत सोचिएगा कि भूल जाते हैं सर हम बार बार, तो ऐसा नहीं है, सभी भूलते हैं। ठीक है, सभी इंसान एक जैसे, सभी भूलते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है, आज का वीडियो को। तो हमारा आज का जो क्लास 6 का, ठीक है, मैं आपको ना यहाँ पे लिख देता हूँ। ओके, ठीक है, क्लास 6 का, ठीक है, ये साइंस चैप्टर, साइंस सब्जेक्ट है। मैं आपको हिंदी में पढ़ाऊंगा, ठीक है। ये चैप्टर का नाम है, पहला चैप्टर है, और ये है भोजन के घटक। ठीक है, ये चैप्टर है जो बहुत इम्पोर्टेंट है। ये इम्पोर्टेंट क्यों है ये मैं आपको बताता हूँ। ये इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये हमारे डेली लाइफ से जुड़ा हुआ भी है, और साथ साथ में इससे क्वेश्चन भी बहुत आते हैं। ठीक है, तो ये चैप्टर हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो चलिए हम आगे की ओर पढ़ते हैं, और मैं आपको एक एक लाइन पढ़ कर बताऊंगा, क्योंकि आप लोग 6 क्लास के पढ़ रहे हो ना, तो क्वेश्चन कहीं से भी पूछा जा सकता है। मैं चाहता तो एकदम निचोड़ में 10-12 क्वेश्चन करवा के भी इस टॉपिक को अच्छे से ख़त्म कर देता, ठीक है, लेकिन मैं आपको एक एक लाइन पढ़ कर बताऊंगा, वो ज़्यादा आपके लिए अच्छे रहेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अगर आप लोग के पास बुक है तो ज़रूर से खोल लें। तो हमारा पहला चैप्टर है भोजन के घटक। ठीक है, भोजन के घटक के में हमें क्या क्या पढ़ना है, ठीक है, हमें पढ़ना है कि भोजन के कौन कौन से घटक होते हैं, ठीक है, और भोजन में कौन कौन से तत्व पाए जाते हैं, और भोजन के, सॉरी थोड़ा गर्मी ज़्यादा है, ठीक है, भोजन में कौन कौन से प्रचुर मात्रा में क्या होते हैं, पोषक तत्व होते हैं, पोषक तत्व क्या होते हैं, ठीक है, और ये सब हम अच्छी तरीके से आगे पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। चलिए, तो आप लोग भी ध्यान से देखिए। पिछली कक्षाओं में हमने उन खाद्य पदार्थों की सूची बनाई थी जिन्हें हम खाते हैं। भारत के विभिन्न भागों में खाए जाने वाले भिन्न भिन्न व्यंजनों के बारे में भी हमने बताया था तथा इन्हें मानचित्र में अंकित किया था। ये कह रहे हैं कि पिछली कक्षाओं में, ठीक है, मतलब
हम अभी 6 क्लास की पढ़ रहे हैं ना, तो 5 क्लास की बात कर रहा है। पिछली कक्षाओं में हमने पढ़ा था, तो आपके जो टीचर होंगे वो आपको शायद पढ़ाए होंगे, ठीक है। तो वही कह रहे हैं कि पिछली कक्षाओं में हमने उन खाद्य पदार्थों की सूची बनाई थी। खाद्य पदार्थ मतलब जिसे हम खा सकते हैं, ठीक है। सूची बनाई थी जिन्हें हम खाते हैं। भारत के विभिन्न भागों में खाए जाने वाले भिन्न भिन्न व्यंजनों के बारे में हमने बताया था, ठीक है। देखिए भारत है जो बहुत बड़ा क्षेत्र में आता है, ठीक है, बहुत बड़ा इसका क्षेत्र है। तो विभिन्न राज्यों में अलग अलग भोज्य पदार्थ होते हैं, ठीक है। उसे भी हमें जानना जरूरी है, इससे भी क्वेश्चन बनते हैं। तो सभी जगह अलग अलग लगभग खाने बनते हैं, ठीक है, भोज्य पदार्थ होते हैं, इसी के बारे में बोल रहा है। इस प्रकार भोजन में चपाती, दाल, बैंगन का भरता हो सकता है, तो दूसरे में चावल, सांभर तथा भिंडी हो सकती है। होती है ना, अलग अलग, हम एक ही तरह की थाली थोड़ी खाते हैं। किसी दिन अलग भोजन करते हैं, किसी दिन अलग होता है खाद्य पदार्थ हमारा, तो इस तरीके से अलग अलग होती है, ठीक है। इसके अतिरिक्त अन्य भोजन में अप्पम, मछली तथा सब्जियां हो सकती है, होती है ना। चलिए आगे आते हैं, हम क्रियाकलाप एक में आते हैं, ठीक है। क्रियाकलाप एक में क्या लिखा हुआ है? आमतौर पर, ठीक है, आमतौर पर हमारे आहार में अन्न से बना कम से कम एक व्यंजन होता है, ठीक है। दूसरे खाद्य पदार्थों में दाल या मांस या कोई व्यंजन तथा सब्जी हो सकती है। इसमें दही, मट्ठा, अचार भी शामिल हो सकते हैं। इस तरह के आहार के कुछ उदाहरण सारणी 1.1 में दिए गए हैं। इस सूची में कुछ अन्य व्यंजन जोड़िए तथा इस सारणी को पूरा कीजिए, ठीक है। ये सारणी में ना कुछ व्यंजन के नाम दिए गए और ये कौन से राज्य में इसे खाते हैं ये दिया गया। आपको कह रहा है कि आप है जो कोई अन्य राज्य के व्यंजन को आप इसे जोड़ सकते हैं इसमें। फिलहाल हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। कभी कभी हम अपने भोजन में वस्तुतः इन सभी व्यंजनों को नहीं ले सकते। यदि हम यात्रा में हो तब हम वही खा लेते हैं जो रास्ते में उपलब्ध हो। आप लोगों ने भी कभी कभी यात्रा किया होगा, ठीक है, ट्रेन पे। तो कभी कभी हमारे पास घर का खाना नहीं होता है, लंबी यात्रा पर होते हैं तो घर का खाना नहीं होता है, ठीक है, या फिर वो ख़राब हो जाते हैं, तो यात्रा में जो हमें मिलता है हम वही खाते हैं, ठीक है। यदि हम यात्रा में हो तब हम वही खा लेते जो रास्ते में उपलब्ध हो। इसमें से कुछ लोगों के लिए यह संभव नहीं हो पाता है कि इस तरह के विविध व्यंजन हर समय खा सके। आहार में विविध खाद्य पदार्थों के इस तरह के वितरण का कोई ना कोई आधार होना चाहिए। क्या हमारे शरीर को विशेष प्रयोजन के लिए विशेष प्रकार के भोजन की आवश्यकता होती है? क्या विशेष प्रकार के प्रयोजन के लिए विशेष प्रकार की आवश्यकता होती है? ये आप खुद सोचो, ठीक है। जैसे कि मान लो हमें कोई कठिन काम करना है, ठीक है, कठिन काम करना है, तो हम विशेष तरीके के भोजन की व्यवस्था कर सकते हैं कि नहीं अपने लिए। या फिर मान लो हमें है जो किसी भी तरीके की तबीयत खराब है, ठीक है, तो उसके लिए हम विशेष तरह की खाना खाते हैं ना। ये आप लोग अच्छी तरीके से चर्चा कर लो। तो विभिन्न प्रकार के, आगे बढ़ते हैं, 1.1 में विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थों में क्या होता है, ठीक है, विविध प्रकार के खाद्य पदार्थों में क्या होता है हम ये जानेंगे। हम जानते हैं कि प्रत्येक व्यंजन एक या एक से अधिक प्रकार की कच्ची सामग्री से बना होता है। देखिए जैसे कि प्रत्येक व्यंजन, इनका कहने का मतलब ये है कि हम मान लो किसी भी तरीके की खाद्य पदार्थ खाद्य पदार्थ होता है, उसे सभी को मिलाकर एक व्यंजन का निर्माण करते हैं। जैसे कि मान लीजिए हमें खीर ही बनाना है, तो खीर में क्या होता है, उसमें चावल भी होता है, दूध भी होता है, चीनी भी होता है ना। तो खीर क्या है, व्यंजन है, उसमें बहुत सारे पदार्थों से मिलकर उसे हम बनाते हैं। आगे देखते हैं हम, जो हमें पादपों या जंतुओं से मिलते हैं, इस कच्ची सामग्री के संघटक क्या है, ठीक है। जो हमें पादपों एवं जंतुओं से मिलती है, यानी पेड़ पौधे और जंतुओं, मतलब जो जंगली जानवर होते हैं या जीव जंतु जो भी होते हैं उससे मिलते हैं, उसका संघटक क्या है, संघटक क्या है उसका। जैसे कि हम लोग ना क्या करते हैं, जैसे कि हम लोग चाय बनाते हैं, तो चाय का क्या क्या संघटक होता है। संघटक का मतलब आप समझ लीजिए, संघटक क्या होता है। जैसे हम चाय बनाते हैं, ठीक है, चाय बनाते हैं तो चाय में क्या क्या डालते हैं, चीनी हो गया, ठीक है, दूध हो गया, चाय पत्ती हो गई, ये क्या है, ये चाय के संघटक है, ठीक है। संघटक आपको समझ में आ रहा होगा।
आगे से आपको कभी भी, देखिए क्या होता है ना कि कभी कभी आप जब बुक पढ़िएगा ना तो आपको जो ये सब लाइन है, जो आपको जो बारीकी लाइन है, ये आपको समझ में नहीं आएंगे, आप इसे स्किप कर कर आगे पढ़ने लगते हैं। तो इससे क्या होता है, हमारे समझ में कुछ अच्छे से नहीं आता, इसीलिए हमें एक एक शब्द को अच्छे से समझना है। इसीलिए मैं आपको बोला कि मैं आपको एक एक शब्द को अच्छे से समझाऊंगा, ठीक है। नहीं तो चाहता मैं तो इसे आधे घंटे में ये टॉपिक को ख़त्म कर देता। तो संघटक क्या है, ठीक है। संघटक क्या होता है, सॉरी थोड़ा बोर्ड हिल रहा है। संघटक क्या होता है, जो व्यंजनों में विभिन्न तरह के जो पदार्थ का उपयोग किया जाता है वो क्या होता है, संघटक कहलाता है। चलिए हम आगे पढ़ते हैं, ठीक है। इन घटकों को हम पोषक कहते हैं, जैसे कि, ठीक है, जैसे कि पोषक क्या होता है, ठीक है। जैसे कि किसी भी तरीके के खाद्य पदार्थ को हम बनाते हैं तो उसमें बहुत से, जैसे कि मान लियो सब्जी ही बनाते हैं, ठीक है, सब्जी बनाते हैं, हरे पत्तेदार सब्जियां बनाते हैं, तो उसमें भी विभिन्न तरह के पोषक पाए जाते हैं। वो पोषक कौन से, हम आगे देखेंगे, ठीक है। हमारे भोजन में मुख्य पोषक तत्व कौन कौन से होते हैं, ठीक है, ये मैंने अभी बताया ना, पोषक तत्व कौन कौन से होते हैं। तो हमारे भोजन में मुख्य पोषक तत्व कौन कौन से होते हैं, कार्बोहाइड्रेट। चलिए मैं इंग्लिश में लिखता हूँ, आप हिंदी में लिख लेंगे, ठीक है। आप लोगों को क्योंकि ना इंग्लिश भी थोड़ा सा हो जाएगा और हिंदी तो आप सुन ही रहे हैं, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट, पहला हमारे क्या है पोषक तत्व में, कार्बोहाइड्रेट होता है। दूसरा क्या हो जाता है, मान लीजिए आप प्रोटीन है हो गया, ठीक है, इस तरीके से होता है। फिर मान लीजिए आप वसा ले लो, ठीक है, वसा ले लो। फिर आप क्या ले सकते हो, फिर आप विटामिन ले लो, ठीक है। तो ये खनिज लवण हो गए, विटामिन हो गए, ये सब क्या है, हमारे पोषक तत्व है, ठीक है। फिर उसके बाद हो गया खनिज लवण हो गया, और भी दो होते हैं, ठीक है, वो है जो क्लास में आपको जो आगे बढ़ने के साथ आपको पता चल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और आगे की ओर, ठीक है। तो कौन कौन से होते हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज लवण है, ठीक है। इसके अतिरिक्त हमारे भोजन में रुक्षांश तथा जल भी शामिल है। रुक्षांश, ठीक है, रुक्षांश तथा जल भी शामिल है। रुक्षांश तथा जल का भी हमारे जीवन में बहुत उपयोग है, ठीक है, हमारे शरीर के लिए। अगर ये नहीं होंगे तो हमारे हमारे जो शरीर में जो पाचन है वो अच्छे तरीके से नहीं होंगे, ठीक है। तो रुक्षांश और जल का भी बहुत आवश्यकता होती है। रुक्षांश जैसे कि आपने भिंडी खाया होगा, ठीक है, तो बहुत सारे होते हैं ना जो एकदम पतला जैसा पदार्थ होता है, ठीक है, चिपचिपा जैसा, तो वो क्या करता है, हमारे भोजन को अच्छी तरीके से मिलाता है भोजन में, ठीक है। जैसे कि चावल खा रहे हैं, ठीक है, और साथ में ना हम भिंडी खा रहे हैं, ठीक है, तो भिंडी से जो निकलता है ना थोड़ा चिपचिपा जैसा पदार्थ, वो क्या होता है, एक तरीके के रुक्षांश होता है, ठीक है। वो भोजन को अच्छी तरीके से सान देता है अंदर, और वो बिल्कुल है जो पतला हो जाता है, जिसके वजह से हमारे शरीर में अच्छी तरीके से वो पाचन कर पाता है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। जिनकी हमारे शरीर की आवश्यकता होते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। क्या सभी खाद्य पदार्थों में ये सभी पोषक पोषक उपलब्ध होते हैं? कुछ साधारण विधियों से हम यह जान सकते हैं कि कच्ची सामग्री या पके हुए भोजन में कौन सा एक या अधिक पोषक उपस्थित है, ठीक है। हम ना ये जानने की कोशिश करते हैं ना कि कच्चे पदार्थ जो होते हैं उनमें कौन से पोषक तत्व मौजूद होते हैं, ठीक है, इसे हम जान सकते हैं। कैसे जान सकते हैं, आगे देखेंगे, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है, कुछ साधारण विधियों से हम यह जान सकते हैं कि कच्ची सामग्री या पके हुए भोजन में कौन सा एक या अधिक पोषक उपस्थित है, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा वसा के परीक्षण अन्य पोषकों के परीक्षणों की अपेक्षा अधिक सरल है। यहाँ पे ये कह रहा है ना कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा, इसका परीक्षण है ना जो बहुत आसान है, जो कि इसका विटामिन और खनिज लवण की अपेक्षा में आसान है, इसका कहने का मतलब यही है, ठीक है।
कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा का जो परीक्षण है वो इन सभी से आसान है। वो कैसे करेंगे हम ये भी देखेंगे, ठीक है। और उसका रिजल्ट क्या आता है ना, हम ये देखेंगे और अच्छे से याद कर लेंगे और कॉपी में भी लिख लेंगे, ठीक है। आपको मेन मेन है जो हम लिखवा देंगे, तो पहले आप ये पाँचों को लिख लेंगे, ठीक है। पाँचों को अच्छे तरीके से लिख लेंगे। एक सेकेंड, बुक के बिना बहुत दिक्कत हो रही है। चलिए तो हम ना इसका ना परीक्षण करते हैं, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, ये सब का ना परीक्षण करते हैं। ये सब को हम यहीं पे कर सकते हैं। तो इन परीक्षणों को करने के लिए आपको आयोडीन आयोडीन चाहिए, ठीक है। आयोडीन क्या होता है? आयोडीन क्या होता है? आयोडीन होता है नमक, ठीक है। आप अपने भोजन में नमक का उपयोग करते हो ना, वो क्या होता है? आयोडीन होता है, ठीक है। आयोडीन क्या होता है? नमक, जिसका फॉर्मूला भी आप लिख सकते हो, ठीक है। ये क्या होता है? NaCl होता है, NaCl। इसे क्या कहते हैं? सोडियम क्लोराइड। NaCl होता है, ठीक है, जो हमें भोजन में लगता है। आपको लेना क्या है, ठीक है। आपको लेना है आयोडीन, लेना है कॉपर सल्फेट तथा कास्टिक सोडा। क्या लेना है? आयोडीन, कॉपर सल्फेट और कास्टिक सोडा, ठीक है। ये आपको रसायन जो भी होता है ना, रसायन बहुत तरीके के दुकान होता है केमिकल का, वहाँ पे आपको मिल जाएगा, ठीक है। और पर अगर आप कभी भी खरीदोगे इसे तो कभी भी अपने जेब से टेस्ट मत करना, ठीक है। हमेशा उसके लिए सुरक्षा का ध्यान देना चाहिए। आयोडीन, कॉपर सल्फेट, ठीक है, और कास्टिक सोडा बिलोनियों की आवश्यकता होगी। आपको कुछ परख नलियाँ तथा एक ड्रॉपर की भी आवश्यकता होगी। विलयन मतलब क्या हो गया ना, आपको है ना जो वो तो तरल पदार्थ में मिल जाएगा, ठीक है। कॉपर सल्फेट हो गया, ठीक है, ये फिर नमक हो गया, वो सब है ना जो आपको तरल पदार्थ में तरल के रूप में मिल जाएगा। आपको कुछ परख नलियाँ तथा एक ड्रॉपर की भी आवश्यकता होगी। आपको परख नली भी लेना पड़ेगा ना, जिसमें आपको है जो वो भोज्य पदार्थ को रखना पड़ेगा, ठीक है। एक ड्रॉपर भी रखना पड़ेगा, जैसे कि हम लोग है जो, जैसे हम लोग के पास ना फेविक्विक आता है, ठीक है। तो या फिर ना कोई आँख में डालने वाला दवा देखे होंगे ना, उसको आँख में डालते हैं। मान लीजिए ये ड्रॉपर है, ठीक है, इसको हम ऐसे दबाएंगे तो इसमें से क्या निकलेगा? जो भी इसके अंदर होगा वो निकलेगा। तो ड्रॉपर इस तरीके से होता है, ठीक है। ड्रॉपर इस तरीके से होता है। अब हम आगे की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। ड्रॉपर की भी आवश्यकता होगी। इन परीक्षणों को पके हुए भोजन तथा कच्ची सामग्री पर करें। जो ये परीक्षण हमें करना है ना, तो किसी तरीके के भोज्य पदार्थ पे करना पड़ेगा ना। तो या तो उसे हम कच्ची सामग्री को ले सकते हैं या फिर पके हुए को पर भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। इन परीक्षणों से प्राप्त प्रेक्षणों को सारणी 1.2 में दर्शाए गए तरीकों से लिख सकते हैं, ओके। इस सारणी में कुछ खाद्य पदार्थ दर्शाए गए हैं। इन सारणी में कुछ खाद्य पदार्थ दर्शाए गए हैं। इन परीक्षणों से प्राप्त प्रेक्षणों को सारणी 1 में दर्शाए गए तरीकों से लिख सकते हैं। सॉरी, मैं दोबारा पढ़ दिया, ठीक है। अब आगे देखते हैं। इस सारणी में कुछ खाद्य पदार्थ दर्शाए गए हैं। अपना परीक्षणों पर इन पर या अन्य किसी उपलब्ध खाद्य पदार्थ पर कर सकते हैं। इन परीक्षणों को सावधानी से कीजिए और किसी भी रसायन को खाने या चखने का प्रयास मत कीजिए। मैंने आपको पहले ही बोला था ना कि ये जो भी रसायन होते हैं ना, जैसे कॉपर सल्फेट हो गए, ठीक है, ये सभी है जो इन सभी को आपको है जो चखने या टेस्ट करने का ज़रूरत नहीं है, वो आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं। आगे पढ़ते हैं। यदि आवश्यक विलयन तत्काल उपलब्ध नहीं है तो आपके अध्यापक निम्न विधि से तैयार कर सकते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं, ठीक है। हमारे पास तो कोई विलयन है नहीं, ठीक है, या मैं आपके पास हूँ नहीं तो अच्छी तरीके से बता नहीं सकता, लेकिन फिर भी हम इसे अच्छे से कर सकते हैं। और जो इम्पोर्टेंट लाइन है वो हम याद कर सकते हैं, तो हमें याद ही करना है फिलहाल। आइए विविध खाद्य पदार्थों की जांच करके कि किसमें कार्बोहाइड्रेट उपस्थित होता है। कार्बोहाइड्रेट कई प्रकार के होते हैं, ठीक है।
कार्बोहाइड्रेट कई प्रकार के होता है और कार्बोहाइड्रेट का क्या यूज है आगे पढ़ेंगे, लेकिन फिर भी मैं बता दूं कार्बोहाइड्रेट से हमें क्या मिलता है, हमें भरपूर मात्रा में ऊर्जा का ये स्रोत होता है। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट आप लिख सकते हो, कार्बोहाइड्रेट है जो, कार्बोहाइड्रेट से हमें क्या मिलता है, हमें ऊर्जा मिलती है। कार्बोहाइड्रेट कई प्रकार के होते हैं। हमारे भोजन में पाए जाने वाले मुख्य कार्बोहाइड्रेट मंड तथा शर्करा के रूप में होते हैं। हमारे भोजन में जो मुख्य कार्बोहाइड्रेट जो पाए जाते हैं ना, वो क्या होता है, मंड तथा शर्करा के रूप में होते हैं। आपको ठीक है ना, आपको भोजन में आपको ना मंड के रूप में आपको है जो मिल जाएगा, जैसे कि आपको आटा के रूप में भी मिल जाएगा। ठीक है, इसे हम आगे अच्छी तरीके से और समझेंगे। ठीक है, फिलहाल हम आगे बढ़ते हैं। मंड तथा शर्करा के रूप में होते हैं। यदि किसी खाद्य पदार्थ में मंड है तो इसका आसानी से परीक्षण कर सकते हैं। अगर किसी खाद्य पदार्थ में मंड है तो उसे हम आसानी से परीक्षण कर सकते हैं। चलिए, मंड के लिए परीक्षण क्या होता है, जैसे कि आलू हो गए। देखिए, आलू आलू क्या होता है, एक मंड के रूप में होता है। ठीक है, थोड़ा सा गोल कटोर के रूप में होता है। तो चलिए, मंड के लिए हम परीक्षण कैसे करते हैं। ओके, परीक्षण के लिए खाद्य पदार्थ या कच्ची सामग्री की अल्प मात्रा लीजिए। ठीक है, हमें जिसमें भी परीक्षण करना है ना कि उसमें कार्बोहाइड्रेट है या नहीं। ठीक है, तो वो खाद्य पदार्थ को है ना जो हमें अल्प मात्रा मतलब थोड़ी सी लेना है। थोड़ी सी लेकर एक है जो एक परख नली में रख देंगे, जैसे परख नली में रख देंगे। ठीक है, कोई भी छोटा सा बर्तन वगैरह जैसा होगा उसमें हम रख देंगे। ठीक है, एक सेकेंड थोड़ा सा। आ गया। ठीक है, क्या करेंगे हम लोग, परीक्षण के लिए खाद्य पदार्थ या कच्ची सामग्री की अल्प मात्रा लेंगे। ठीक है, अल्प मात्रा लेंगे। इसमें तनु आयोडीन विलयन की 2 या 3 बूंदें डालिए। ठीक है, तनु आयोडीन का मतलब क्या होता है, तनु मतलब होता है ना, तनु मतलब होता है थोड़ी सी। ठीक है, थोड़ी सी मात्रा आपको ना आयोडीन की लेना है। ठीक है, आयोडीन की उसमें ना उसको ना घोल लेना है। ठीक है, उसको घोल लेना अच्छे से। विलयन की 2 या 3 बूंदें डालिए। आपको आयोडीन की घोल के है ना जो 2 या 3 बूंद आपको है जो डालना है। किस में डालना है, खाद्य पदार्थ, किसी भी खाद्य, जैसे मान लो आप आलू ले लो। ठीक है, आलू को डाल दो, कोई फर्क नली में डाल दो, बर्तन में। उसके बाद आयोडीन की जो घोला हुआ है ना, आयोडीन नमक, उसका 2-3 बूंद है जो आपको है जो डालना है उस आलू में। ठीक है, 2-3 बूंद आप डालिए। खाद्य पदार्थ के रंग में होने वाले परिवर्तन को देखिए। क्या वो खाद्य पदार्थ का रंग है जो बदल गया। ठीक है, क्या वो खाद्य पदार्थ का रंग बदल गया, ये आपको देखना है। क्या यह नीला या काला हो गया। यह नीला या काला रंग मंड की उपस्थिति को दर्शाता है। अगर वो खाद्य पदार्थ है जो नीला या काला हो गया तो इसका मतलब क्या है, नीला या काला हो गया इसका मतलब क्या है, उसमें मंड है। तो आप लोग क्वेश्चन एक लिख सकते हो। ठीक है, कि अगर किसी खाद्य पदार्थ नीला या किसी खाद्य पदार्थ को जब हम परीक्षण करते हैं, ठीक है, आयोडीन डालकर, और वो खाद्य पदार्थ अगर नीला या काला हो गया। ठीक है, नीला या काला याद रखिएगा आप लोग। ठीक है, नीला या काला, नीला या काला हो गया तो उसमें क्या होता है, उसमें कार्बोहाइड्रेट है वो। ठीक है, तो उसमें क्या है, कार्बोहाइड्रेट है। थोड़ा सा रुकिए। चलिए, तो उसमें कार्बोहाइड्रेट है। ठीक है, आप लोग कार्बोहाइड्रेट का टेस्ट कर लिए ना, कैसे वो पता चलता है इसमें कार्बोहाइड्रेट है। चलिए, हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब आगे क्या लिखा हुआ है, इन परीक्षणों को किसी अन्य खाद्य पदार्थ के साथ दोहराइए और जांच कीजिए कि किसमें मंड है। अपने परीक्षणों को सारणी 1.2 में लिखिए। ठीक है,
चलिए आगे लिखते हैं प्रोटीन के लिए परीक्षण। ठीक है, हमने मंड के बारे में देख लिया ना और कार्बोहाइड्रेट के बारे में देख लिया ना। अब प्रोटीन के लिए परीक्षण, प्रोटीन का हम कैसे परीक्षण करते हैं, ठीक है, इसके बारे में हम जानेंगे। और प्रोटीन का यूज क्या है ये भी हम जानेंगे, लेकिन अभी लास्ट में। ठीक है, पहले जो बुक में है वो हम पढ़ लेते हैं। प्रोटीन के परीक्षण के लिए किसी खाद्य पदार्थ की थोड़ी मात्रा लीजिए। प्रोटीन के परीक्षण अगर करना है तो खाद्य पदार्थ की थोड़ी सी मात्रा, कोई भी खाद्य पदार्थ आप ले सकते हैं। जिस खाद्य पदार्थ का परीक्षण करना है यदि वह ठोस है, अगर कोई खाद्य पदार्थ मान लीजिए ठोस है, ठीक है, ठोस है, ठोस मतलब आप समझते हैं ना, ठोस का मतलब क्या होता है, जैसे कि ये हो गया ठोस हो गया, ठीक है, ठोस हो गया, ठीक है। तो हमें ऐसा नहीं लेना है, इसे क्या करना है, हमें पेस्ट बना देना है, हमें चूर चूर कर इसे क्या करना है, पेस्ट बना देना है। तो उसका पेस्ट हाँ, तो यदि वह ठोस है तो उसका पेस्ट अथवा चूर्ण बनाने की आवश्यकता होती है। तो पहले चूर्ण या पेस्ट बना लीजिए। खाद्य पदार्थ की थोड़ी मात्रा को पीस कर या मसल कर उसके उसके चूर्ण को एक साफ परख नली में डाल दें। ठीक है, जो हमने है जो भी ठोस है जो खाद्य पदार्थ लिया था उसे जब हम अच्छी तरीके से चूर्ण बना लेंगे तो उसे अच्छे साफ से उसे हम लेकर एक परख नली में हम डाल देंगे और 10 बूंद जल डालकर उसे अच्छी तरीके से हिलाएं। ठीक है, वो जो खाद्य पदार्थ को जब अच्छी तरीके से पेस्ट बनाकर हम परख नली में डालें ना तो उसमें आपको 10 बूंद जल डालना है। 10 बूंद क्या डालना है, जल डालना है। जल डालकर आपको क्या करना है, उसे अच्छी तरीके से मिलाना है। ठीक है, उसे अच्छी तरीके से क्या करना है, मिलाना है। उसे मिलाने के लिए क्या करना है, आपको हिलाना पड़ेगा अच्छी तरीके से। अब ड्रॉपर की सहायता से परख नली में 2 बूंद कॉपर सल्फेट का विलयन। अब आपको देखिए क्या बोल रहा है, अब आपको एक ड्रॉपर लेना है। ठीक है, ड्रॉपर मतलब जानते हो जैसे आई ड्रॉप होते हैं ना, तो उसी तरीके से एक ड्रॉपर लेना है। वो ड्रॉपर में आपको क्या लेना है, वो ड्रॉपर में आपको कॉपर सल्फेट लेना है। कॉपर सल्फेट याद रखना आपको है, जो वो ड्रॉपर में कॉपर सल्फेट का क्या लेना है, बिलियन लेना है। ठीक है, बिलियन लेना है तथा 10 बूंद कास्टिक सोडा का बिलियन डालिए। आपको उसमें ना कॉपर सल्फेट और 10 बूंद क्या करना पड़ेगा, कास्टिक सोडा भी लेना पड़ेगा। किस चीज़ का परीक्षण करने के लिए, क्या, प्रोटीन का ना। तो प्रोटीन का प्रोडक्शन के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको कॉपर सल्फेट लेना पड़ेगा और क्या करना पड़ेगा, 10 बूंद कास्टिक सोडा लेना पड़ेगा। फिर उसके बाद अच्छी तरीके से उसको है जो डाल दिए, ठीक है, कॉपर सल्फेट और कास्टिक सोडा को। उसके बाद उसे अच्छी तरीके से हिलाइए। ठीक है, कुछ मिनट के लिए परख नली को रख दीजिए। आपने क्या देखा, क्या परख नली का पदार्थ बैंगनी रंग का हो गया। बैंगनी रंग का खाद्य पदार्थ में प्रोटीन की उपस्थिति को दर्शाता है। अगर वह खाद्य पदार्थ है जो बैंगनी रंग का हो गया, आप लोग अच्छे से लिख लेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोग कॉपी में लिखेंगे, कोई खाद्य पदार्थ अगर बैंगनी रंग का हो जाता है, ठीक है, तो वो क्या किस चीज़ का उपस्थिति को दिखाता है। अगर कोई पदार्थ बैंगनी रंग का हो जाता है तो इसका अर्थ है उसमें है जो प्रोटीन की उपस्थिति है। ठीक है, प्रोटीन की उपस्थिति है। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, प्रोटीन की उपस्थिति कौन से रंग से होता है, बैंगनी रंग। ये ऐसा टॉपिक है ना जो कोई उतना पढ़ाता नहीं है, ठीक है ना, कोई वैल्यू, लेकिन जब आगे की क्लास में जब आप जाओगे, जब आप कंपटीशन के एग्जाम में जाओगे तो ऐसा ऐसा क्वेश्चन में ही आप मतलब बहुत सारे बच्चे फंस जाते हैं। ठीक है, तो ये जानना बहुत ज़रूरी है। इस पे है जो हमारे स्कूल के टीचर भी हो गए या फिर मैं बहुत जगह देखा हूँ, कोई इस पे है जो ध्यान नहीं देते, लेकिन आप लोग अच्छी तरीके से ध्यान दोगे तभी आप एक जीनियस बच्चे कहलाओगे। ठीक है, तो अच्छे से एक एक लाइन को हमें याद रखना है। चलिए, तो हमने प्रोटीन देख लिया, कार्बोहाइड्रेट देख लिया। अब हम आते हैं वसा की ओर। ठीक है, वसा कैसे हम जाने कि उसमें वसा है कि नहीं। ठीक है, खाद्य पदार्थ की अल्प मात्रा लीजिए, कोई भी खाद्य पदार्थ ले लो आप। ठीक है, इसे एक कागज के टुकड़े में लपेट कर कूटिए। अब वो खाद्य पदार्थ को आप ना कागज में ले लो। ठीक है, कागज में लेकर आप है जो उसे कूटिए। इतना भी मत कूट देना कि वो है जो वो खाद्य पदार्थ तो टूटेगा ही, ये नहीं कि कागज भी साथ में फट जाए। ठीक है, तो आपको थोड़ा सा मोटा कागज़ लेना है। ठीक है, या फिर 4-5 पेज या फिर 5-6 पेज ले लीजिए। ठीक है, उसमें आप खाद्य पदार्थ को डाल लीजिए, फिर उसको आप धीरे धीरे कूटिए। ठीक है,
धीरे धीरे, ये देखिए यहाँ पे भी लिखा हुआ है। उसे अच्छी तरीके से कोटिए कि कागज़ न फट जाए। आप कागज़ को सीधा कीजिए, ठीक है? और ध्यानपूर्वक देखिए क्या इस पर तेल के धब्बे हैं? कागज़ को किसी प्रकार के सामने लाएँ, ठीक है? क्या आपको इस धब्बे से होकर आने वाला धुंधला प्रकाश दिखाई देता है? जब आप वो कागज़ में आप खाद्य पदार्थ को रखिएगा, उसे कोटिएगा, तो आप देखेंगे कि उस पे है जो तेल का धब्बा लग जाएगा, ठीक है? उसे आप प्रकाश में ल रखिएगा ना सामने से, तो आपको धुंधला-धुंधला दिखेगा, आर-पार होता हुआ दिखेगा। इसका मतलब क्या है? उसमें वसा है। लेकिन कभी-कभी ऐसा होता है ना कि वो खाद्य पदार्थ में शायद पानी भी लगा हो सकता है, होता होगा ना? हम बहुत सारे खाद्य पदार्थ को है जो धोते हैं, जैसे घर में सब्ज़ी लाते हैं तो उसे धोते हैं ना, या फिर बहुत कुछ होता है जिसमें पानी होता है, ठीक है? तो अगर उसमें अगर पानी है, तो क्या करेंगे ना हम लोग उस पानी को सुखाएँगे। अगर पानी अच्छी तरीके से सूख गया, इसका मतलब उस पदार्थ में है जो वो खाद्य पदार्थ में क्या है, उस खाद्य पदार्थ में क्या होता है ना कि उसमें वसा नहीं है। लेकिन अगर वो पानी सूखता नहीं है, तो इसका मतलब क्या है, उसमें है जो वसा है, ठीक है? चलिए, तो यही आपका तरीका हुआ। मैंने आपको पढ़ने से पहले बता दिया, लेकिन मैं आपको पढ़ देता हूँ, ठीक है? कागज़ को किसी प्रकार के सामने लाएँ, क्या आपको इस धब्बे से होकर आने वाला धुंधला प्रकाश दिखाई देता है? कागज़ पर तेल का धब्बा खाद्य पदार्थ में वसा की उपस्थिति को दर्शाता है। अगर कागज़ पे तेल का धब्बा है तो क्या है, उसमें वसा है, उस इसका मतलब उस खाद्य पदार्थ में। खाद्य पदार्थ में कभी-कभी जल की भी कुछ मात्रा हो सकती है। इस दशा में इन पदार्थों को कागज़ पर धीरे-धीरे रगड़िए, ठीक है? और कुछ समय के लिए कागज़ को सुखा दीजिए, ताकि यदि खाद्य पदार्थ से कुछ जल आया हो तो वह सूख जाए। इसके बाद यदि कागज़ पर तेल का कोई धब्बा न रहे, तो यह पता चलता है कि खाद्य पदार्थ में वसा उपस्थित नहीं है, ठीक है? अगर कागज़ पर मान लीजिए किसी भी तरीके का धब्बा ख़त्म हो गया है, ठीक है? इसका मतलब उस पदार्थ में नहीं था, क्या नहीं था? वसा नहीं था, ठीक है? अगर अगर मान लीजिए वो जो का तेल का निशान था या पानी जो भी था, अगर वो मान लीजिए वहीं पे है, ठीक है? हट नहीं रहा, इसका मतलब वो वसा है उसमें, खाद्य पदार्थ में। आगे बढ़ते हम। ये परीक्षण क्या दर्शाते हैं? क्या वसा, प्रोटीन तथा मंड उन सभी खाद्य पदार्थों में उपस्थित होते हैं जिनका आपने परीक्षण किया? क्या एक खाद्य पदार्थ में एक से अधिक पोषक तत्व उपस्थित होते हैं? क्या आपने कोई ऐसा खाद्य पदार्थ पाया जिनमें इनमें से कोई भी पोषक तत्व उपस्थित ना हो? हमने तीन पोषकों कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा वसा के लिए खाद्य पदार्थों का परीक्षण किया था। विटामिन तथा खनिज लवण जैसे अन्य पोषक भी हमारे विभिन्न खाद्य पदार्थों में उपस्थित रहते हैं, ठीक है? इन सभी पोषकों की हमें क्या आवश्यकता होती है, ठीक है? ये जितने भी पोषक तत्व मैंने यहाँ पे लिखा हो ना, इस सभी के हमारे जीवन में, हमारे शरीर के लिए बहुत बहुत आवश्यकता होती है, ठीक है? इनके बिना हमारे शरीर का विकास पूर्ण रूप से नहीं हो सकता है, ठीक है? संभव ही नहीं है। तो ये सब बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है? इसे हम अच्छी तरीके से एक-एक करके इस अध्याय में आगे पढ़ेंगे, ठीक है? मुझे लगता है कि ये जो थोड़ा-सा लंबी हो जाएगी वीडियो, तो मैं क्या करूँगा ना, इसे 2 पार्ट में बना दूँगा। आज भी अभी थोड़ा देर मैं और पढ़ा देता हूँ, उसके बाद एक और वीडियो लाऊँगा जिसमें ये पूरी तरीके से ख़त्म हो जाएँगी, ठीक है? चलिए हम आगे पढ़ते हैं 1.2, ठीक है? 1.2 में क्या लिखा हुआ है? विभिन्न पोषक हमारे शरीर के लिए क्या करते हैं, ठीक है? जैसे कि हमारे लिए ये कार्बोहाइड्रेट क्या करते हैं, प्रोटीन क्या करते हैं, वसा क्या करते हैं, ठीक है? विटामिन क्या करते हैं, खनिज लवण होते हैं, ये क्या करते हैं, ठीक है? तो ये सब के बारे में हमें पढ़ना है। ये क्या-क्या हमें देते हैं, क्या-क्या इसका है जो हमारे शरीर पे लाभ होता है। चलिए तो आगे देखते हैं। कार्बोहाइड्रेट युक्त भोजन को ऊर्जा देने वाला भोजन भी कहते हैं, ठीक है? मैंने आपको पहले ही बताया था ना कि जो कार्बोहाइड्रेट होता है वो क्या करती है, हमारे शरीर को ऊर्जा देती है, ठीक है? हमारे शरीर को क्या करती है, ऊर्जा देती है। तो हम कार्बोहाइड्रेट को किस रूप में जानते हैं, ऊर्जा देने के लिए। ऊर्जा क्या होता है, जिसके द्वारा हम काम कर सकते हैं। अगर हमारे शरीर में ऊर्जा ही नहीं होगा, तो हम काम कोई भी नहीं कर सकते। मान लीजिए आपको है जो 1-2 दिन से खाना ना मिले, ठीक है? और आपकी मम्मी या पापा बोल दे कि चलो जाओ, जाकर थोड़ा-सा उधर रखा हुआ है, सीमेंट का बोरी रखा हुआ है थोड़ा-थोड़ा, या फिर थोड़ा सा ईंट वगैरह रखा है, वहाँ से दूसरे जगह रख दो। आप कर पाओगे क्या? नहीं।
अगर आपके शरीर में ऊर्जा होगा तो आप निश्चित रूप से आप कर लोगे, धीरे धीरे करोगे लेकिन ज़रूर से कर लोगे, ठीक है। लेकिन बिल्कुल ऊर्जा नहीं होगी तो आपका ना मन करेगा ना आप में उतनी क्षमता होगी वो काम करने की। चलिए, तो कार्बोहाइड्रेट का क्या होता है, हम लोग को कार्बोहाइड्रेट से हमें क्या मिलती है, ऊर्जा मिलती है, ठीक है। लेकिन देखिए, अगर आपको बोला जाए ना कि ऊर्जा का प्रमुख जो स्रोत है वो क्या होता है, तो कार्बोहाइड्रेट होता है। लेकिन हमें ना, अगर मान लो ना कि आ, बहुत अधिक ऊर्जा चाहिए, ठीक है, बहुत अधिक ऊर्जा मिलती है, किससे मिलती है मालूम है आपको, कार्बोहाइड्रेट से भी ज़्यादा हमें ऊर्जा मिलती है, ठीक है। लेकिन वो हमारे शरीर के लिए घातक भी हो सकती है, वो सही नहीं रहता है। तो बसा, बसा क्या है, बसा से मालूम है आपको, बसा से क्या होता है ना, ये देखिए बसा जो है, ठीक है, बसा से क्या होता है ना, हमें बहुत ऊर्जा मिलती है, ठीक है, लेकिन क्षणिक देर के लिए होती है। अगर मान लीजिए ना, आपको एग्जांपल देता हूँ, आप सुबह के टाइम में ना, आप है जो जो मार्केट में बाज़ार में मिलती है कचौड़ी सब्जी ये सब जो होती है ना, आप ना सुबह सुबह खा कर देखो, ठीक है, आपको दिन भर आपको है ना जो लगेगा ना कि हमें खाने का ज़रूरत ही नहीं है, इतना उसमें ऊर्जा होता है। लेकिन जो तेल पदार्थ होते हैं वो आपको मालूम होगा कि हमारे शरीर के लिए क्या होते हैं, हानिकारक भी होते हैं। चलिए, इसके लिए मैं क्वेश्चन आपको अच्छी तरीके से अलग से और अच्छी तरीके से लिखवा दूंगा, ठीक है। फिलहाल हम आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो कार्बोहाइड्रेट, ठीक है, जो युक्त भोजन होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, इसे आप अपने बुक में आप फिगर बना हुआ है उसमें आप देख सकते हैं, नहीं तो मैं कुछ का नाम ले लेता हूँ, ठीक है, आपको अपने कॉपी में लिख सकते हो, ठीक है। चलो, आप अपने कॉपी में लिखो, कार्बोहाइड्रेट के कुछ मुख्य स्रोत क्या क्या होते हैं, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट के जो मुख्य स्रोत होते हैं वो क्या क्या होते हैं, इसके बारे में हम लिखेंगे। तो जैसे हो गया गेहूँ, ठीक है, क्या हो गया, गेहूँ हो गया, ठीक है, आलू हो गया, और क्या हो गया, गन्ना हो गया, आप कभी गन्ना खा के देखो, उससे भी बहुत ऊर्जा मिलती है। पपीता खाओ, तो आपको है जो कम से कम 5-6 तो याद करना ही पड़ेगा, ठीक है। तरबूज खाओ, मैं फ़िलहाल यहाँ पे 5 आपको लिखवा दे रहा हूँ, आप है जो अपने बुक से मदद लेकर कार्बोहाइड्रेट जितने भी भोजन है उसे आप अच्छी तरीके से लिख लेना, ठीक है। जैसे मक्का हो गया, आम हो गया, ठीक है, चावल बाजरा, 2 और लिख लो, इम्पोर्टेंट है जो, ठीक है, ओके, कम से कम 2 और लिख लो, चावल और बाजरा। तो ये सब क्या है, ये सब क्या है, कार्बोहाइड्रेट युक्त भोजन, ये सब में क्या है, भरपूर मात्रा में कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है, ओके। तो हमने कार्बोहाइड्रेट के बारे में अच्छी तरीके से देख लिया। चलिए, आगे हम ना बसा का देखेंगे, ठीक है, बसा किस में पाया जाता है। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं, मैंने जितना भी यहाँ पे सारा जितना भी पॉइंट लिखवाया हूँ या फिर मैं खुद बोला हूँ, लिखवाया नहीं हूँ, ठीक है, वो सभी को आपको है ना जो अच्छी तरीके से वीडियो देखकर आप है जो नोट्स कर लो, ठीक है, नोट्स कर लो और याद कर लो, उसके बाद मैं आगे पढ़ाऊँगा। मैं आपको कार्बोहाइड्रेट का यूज़ तक मैं आपको है जो अच्छी तरीके से बता दिया हूँ, आगे हम बसा के बारे में बसा के बारे में भी अच्छी तरीके से पढ़ाएंगे, ठीक है। तो वो नेक्स्ट वीडियो में मैं पढ़ाऊँगा, ठीक है। ये वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है तो अपलोड करने में भी थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, इसलिए मैं आपको जितने भी यहाँ पे पॉइंट्स दिया हुआ है या फिर जितने भी पॉइंट्स मैं आपको बोला हूँ वो उसे आप अच्छी तरीके से याद कर लेंगे, तब हम आगे बढ़ेंगे धीरे धीरे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। फ़िलहाल के लिए इतना ही, और उम्मीद करते हैं आप सभी है जो इसे अच्छी तरीके से लिख भी लेंगे और याद करते रहेंगे। ये आगे चल के आप लोग को लाइफ में बहुत काम देगी, ठीक है, और आप लोग का ना कॉन्फिडेंस को भी अच्छी तरीके से बढ़ाएंगी, तो आपको लगेगा कि हाँ ये सर तो सही बोल रहे थे। तो चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है।